देखते हैं कि कितने सारे डेटिंग ऐप्स आ चुके हैं, राइट? तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जैसे हम स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं वैसे टिंडर से डेट ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने टिंडर प्रीमियम ले रखा है, बम्बल प्रीमियम ले रखा है, कोई मैच नहीं आ रहा मेरे को सर। तो इस पर क्या क्या कहना चाहोगे आप? लड़कियों के पास ज़्यादा ऑप्शन है, लड़कों के लिए नहीं है। तो लड़कियों के पास जो ज़्यादा ऑप्शन है ना, वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है, वो हार्मोनल मोटिवेशन वाले ऑप्शंस हैं। आजकल पॉप कल्चर की वजह से, मूवीज़ की वजह से एक टैग मिल गया है कैजुअल डेटिंग का, तो लोग अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़की पे 2 लड़के, ये तो है वहाँ पे नंबर्स। किसी भी रिलेशनशिप को लंबा चलाने के लिए एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। She's my type. No, she's not my type. She's my type, but she's not my type. और कुछ इसी तरीके से हम अपने पार्टनर चूज करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और बॉलीवुड ने हमें प्यार की डेफिनेशन, रिलेशनशिप की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दिखाई है। लेकिन सही मायने में एक रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में कोई खुल के बात ही नहीं करता है। ना हमारे स्कूल में, ना हमारे कॉलेज में, ना हमारे दोस्त या दोस्तों करते हैं। लेकिन वो सही एजुकेशन रिलेशनशिप के बारे में हमें सही लोगों से नहीं मिल पाता है। और इसीलिए जोश टॉक्स लेकर आया है रिलेशनशिप पर एक इंटरैक्टिव सेशन, जहां पर हम चर्चा करेंगे एक टॉपिक पर जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े नहीं हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं या जुड़े थे या जरूर जुड़ेंगे, तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप डूज एंड डोंट्स। तो हम एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे 2 स्पीकर्स का। जो हमारी पहली स्पीकर है उनका नाम है साधिका, जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी बिग 4 में, EY में ऑडिटर थी वो, और अब मेन एक्सपी का फेस है, और साथ ही साथ एक बहुत ही जाना माना एक पॉडकास्ट है मेन लॉकर रूम, उसकी भी होस्ट हैं वो। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं साधिका सहगल का। फिर हमारे साथ जो दूसरे स्पीकर हैं, सो विकास 2017 से उन्होंने शुरू किया था रिलेशनशिप काउंसलिंग, और साथ ही साथ वो इमोशनल इंटेलिजेंट कोच भी हैं, और वो इतने लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, लाखों कपल्स को वो सिखा चुके हैं कि एक अच्छे कपल और एक अच्छा रिलेशनशिप कैसा होता है। तो हम बुलाते हैं विकास को हमारे साथ। प्लीज विकास आ जाइए। तो हम अपने इस सेशन रिलेशनशिप डूज एंड डोंट्स की शुरुआत करते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जिससे रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग या हमेशा के लिए रहे? ऐसे कौन से एलिमेंट्स या कुछ फैक्टर्स आप बता सकते हैं? वेल, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना, कोई 1 या 2 चीज़ नहीं है। पर 1 या 2 चीज़ ऐसी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी बात नहीं होती, है ना। अब मैं कहूँगा कि लव चाहिए, केयर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ठीक है यार, ये सब तो हमें सब पता ही है ना, इसकी तो खूब बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी गेम है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग रिलेशनशिप में मिस करते हैं, है ना। अडेप्टेबिलिटी, मैं आपको बताऊं कि इन 8 सालों में मैंने हज़ारों लोगों को 1-on-1 काउंसलिंग किया है, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी शादी में 20 साल 25 साल बिता चुके हैं, उसके बाद भी आज कंप्लेंट कर रहे हैं या खुश नहीं है या दिक्कतों में है। आप मुझे बताइए कि ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है, इंसान एक ऐसा क्रिएचर है कि हमको अगर आप एकदम 60 डिग्री टेम्परेचर में लेकर चले गए तो हम वहाँ पर भी अडेप्ट हो जाएंगे, अडेप्ट कर लेंगे उसको, और माइनस में चले गए तो भी अडेप्ट कर लेंगे। अगर हम में से किसी को चाइना भेज दिया जाए, ठीक है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए और हम वहाँ चले जाएं, जिस जगह का हमको खाना पीना नहीं पसंद, लोग नहीं पसंद, लैंग्वेज नहीं पसंद, वहाँ का लाइफस्टाइल नहीं पसंद, कुछ भी नहीं पसंद आ रहा, 1-2 साल वहाँ रहेंगे तो वहाँ भी अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि वहाँ जीना सीख जाएंगे, वहाँ अच्छा लगने लगता है। तो फिर हम एक इंसान के साथ क्यों नहीं रहना सीख पाते? जब हम अपना खाना पीना, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, सारी चीज़ें सीख सकते हैं और कंफर्टेबल हो सकता है, तो एक इंसान के साथ अब इतना समय बिता लेते हैं, उसके बाद भी कैसे इतनी प्रॉब्लम रह जाती है? वहाँ अडेप्टेबिलिटी क्यों नहीं आती? वहाँ हम जीना क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि इनर रेजिस्टेंस है। इंसान कहीं ना कहीं इज्जत पकड़ लेता है, ये ठान लेता है कि ये चीज़ तो मैं चेंज करूँगा ही नहीं, इसमें तो मुझे ऐसे ही रहना है, ये तो मुझे ठीक करना ही नहीं है, इसमें तो मैं मानने ही नहीं वाला हूँ।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अडेप्टेबिलिटी अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो रिलेशनशिप में एक टर्मोइल आ सकता है एक फेज़ में जाके, एक जगह पर जाकर। पर अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर है ना, तो वो बहुत ही एफर्टलेस रिलेशन हो सकता है, वहाँ ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। और दूसरा, मेरे ख्याल से किसी भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से चलाने के लिए या लॉन्ग टर्म लेकर जाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉमन इंटरेस्ट कितने हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग ये सब सारी साइड में रह जाती है जब दो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट बहुत हो। दो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा देर झगड़ के रह ही नहीं सकते, वो ज़्यादा देर एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। और यहीं पर एक ज़रूरी चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, है ना। इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता। अब आजकल क्या प्रॉब्लम है कि एक आइडिया सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सेल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। वो कौन सा है? सेल्फ डिपेंडेंस। बी अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग एक कमरे में तभी तक रह सकते हैं जब तक उनके बीच में झगड़ा ना हो। अगर मेरी वाइफ से झगड़ा हो जाए और हम किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो फिर मैं क्यों झेलूँ उसको? फिर मैं क्यों रहूँ उस कमरे में? मैं क्यों ना निकल जाऊँ वहाँ से? मैं क्यों ना अपना पीस ऑफ माइंड चूज़ करूँ? गेटिंग इट? तो ओवर सेल किया जा रहा है। इंटरडिपेंडेंस की बात नहीं होती, परस्पर निर्भरता। यानी कि कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके लिए मैं ऐसे इंसान पर डिपेंड हूँ, और कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके लिए मुझ पर ही डिपेंड है। और अगर ऐसा है तभी हम वो सारी एडवर्सिटीज़, सारी मिजरीज, सारी प्रॉब्लम्स, सारा टेंशन जो है उसको टैकल कर लेंगे। और वो नेगेटिविटीज़ होने के बावजूद भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और पूरी ज़िंदगी भी जी जाएंगे, राइट। तो इंटरडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कॉमन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो बातें हैं जिसकी बात कम होती है। अदरवाइज तो लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, ये वो सब तो अब जानती हैं। मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें हैं। और मेरे को एक जो चीज़, अगर मैं इनके आंसर में एक चीज़ ऐड करूँगी, तो मेरे को ये बहुत लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप को लंबा चलाने के लिए एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुशी के लिए अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं कर सकते। जब तक आपको लगेगा कि मैं इस रिलेशनशिप में आया हूँ क्योंकि जो मेरी हैप्पीनेस कोशेंट है वो ये पार्टनर पूरा करेगा। मैं अपनी हैप्पीनेस सारी का सारा मैंने अपना भार उठा के अपने पार्टनर पे डाल दिया कि भाई देख, मेरे को खुश रखना तेरा काम है, तेरी ड्यूटी है। वहाँ पे आ जाती है दिक्कत, क्योंकि कोई भी इंसान आपको पूरे टाइम खुश नहीं रह सकता। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को पूरे टाइम खुश नहीं रख सकते। कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं और हमें लगता है कि यार हम खुद से निराश हो जाते हैं, हम अपने दोस्तों से निराश हो जाते हैं। रिलेशनशिप है, हक होना चाहिए नाराज होने का भी। आई थिंक वो भी प्यार दिखाने की एक लैंग्वेज होती है। तो आई थिंक कि जहाँ पे ये चीज़ इंसान समझ लेता है कि वो डिपेंडेंसी हम अपने पार्टनर पे नहीं डाल सकते, कि मेरी खुशी का भी सारा भार आपके सर पे है। आई थिंक वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो सकती है नेविगेट करना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि ठीक है, इट्स अ 50-50। 100 बनाना है, बट कभी मैं 90% दे के वो 10% दे के 100 बना सकता है, कभी मैं 20% दे के वो 80% दे के 100 बना सकता है, या कभी वो 10% दे के और मैं 90% दे के 100 बना सकती हूँ। बट आई थिंक कि वो बोझ नहीं डालना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, एंड आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्स, इट हेल्प्स। मुझे लगता है कि अभी जो साधिका ने जो बात बोली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जैसा मैंने बताया कि लंबे टाइम से ये सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो मैंने महसूस किया कि लोग सोशली आइसोलेटेड हो रहे हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज में ऐसे लोगों को देखा होगा कि इसकी गर्लफ्रेंड बन गई कॉलेज में, तब इसको किसी से लेना देना नहीं है। अब इसका कोई ग्रुप नहीं, कोई सर्कल नहीं, इसको घूमना भी उसके साथ है, शॉपिंग भी उसके साथ करनी है, बाहर भी उसके साथ जाना है, बंक भी उसके साथ, बात भी उससे ही करना है, झगड़ना भी उससे ही है, सारा टाइम उसी के साथ रहना है, ठीक है। तो एक जो ज़रूरी चीज़ यहाँ चाहिए होती है हम लोगों को, वो होती है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल यानी कि टू हैव अ गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड अस, यू नो, जिधर ऐसे लोग जो हमारे विश्वसनीय हैं, जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लोगों ने क्या किया कि अपनी ज़िंदगियों को थोड़ा सा छोटा भी कर लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि उनका जो सोशल कैपिटल है वो कौन है? वो एक ही व्यक्ति है। तो उनकी ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए उनके पास एक ही इंसान है, ठीक है। और वो इंसान अगर अच्छे स्टेट में है तो वो सारी चीज़ें सुन रहा है और हर चीज़ में आपको इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पर वो इंसान अगर उसकी लाइफ में थोड़ा टेंशन में आ गया ना, तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि यार इतनी इमोशनल हैवी लिफ्टिंग मैं क्यों करूँ, मतलब हर चीज़ मुझे ही बतानी है। अब आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं, 2-4 दोस्त हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन है,
कजिन्स के साथ अच्छे रिलेशन है, जिस जगह काम कर रहा है वहाँ 2-3 लोगों के साथ अच्छे रिलेशन है, तो जिस जगह पे काम कर रहे हो ना, उधर अगर बॉस की बुराई कर रही है तो उधर का ही एक आदमी चाहिए जिससे जाकर उधर सुट्टा मारते हुए उधर बोल दें इसको कि यार ये ऐसी टेंशन है। पर अगर हमारे रिलेशन में या लोगों के साथ कनेक्शन नहीं है ना, तो हमको चाहिए कि ये बात भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही करूँ कि आज ऑफिस में ऐसा हुआ, तो क्या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि 100 में से 100 बात एक ही इंसान को बताना है और वो 100 की 100 जगह पे वही रोल प्ले कर पाना चाहिए जो ज़रूरी है। ऐसा हो नहीं सकता। उस समय वो जो दोस्त है ना, जो उधर खड़ा होकर आपको वो बुराई करने में हेल्प करेगा, वो रोल आपकी गर्लफ्रेंड नहीं प्ले कर सकती, है ना। जो काम पेरेंट्स का है ना, वो पेरेंट्स का ही है, जो आपके कजिन्स का है वो कजिन्स का ही है। तो लोगों ने क्या किया, अपने सोशल कैपिटल को थोड़ा छोटा किया। ये भी एक रीज़न है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह की डिपेंडेंसी बढ़ गई कि अब हर चीज़ के लिए तुम ही समझो, और अगर वो इंसान खुद इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो रिलेशनशिप में टर्मोइल आ जाता है, वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसा लगता है कि यार हम लोग एक दूसरे के लिए सफिशिएंट नहीं है, और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो अच्छा ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंडिया में सबसे बड़ा टेंशन ये है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के अलावा इस दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं रखता, तो मैं उससे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं कहीं नहीं जाता तेरे बिना, तो तू क्यों अपने पेरेंट्स के साथ, तो कभी अपने कजिन्स के साथ, तो कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, तेरे को क्यों जाना होता है? तू भी जहाँ भी जा रही है मेरे साथ जा। यानी मेरा सोशल कैपिटल तो ज़ीरो है, और मैं चाहता हूँ उसका भी ज़ीरो हो जाए, है ना। अगर कल को जाकर हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तो डिप्रेशन में जाऊँगा, पर तू भी जानी चाहिए, है ना। मतलब ज़रूरी डायनामिक क्या है कि मुझे उसने मुझे इनकरेज करना चाहिए कि तुम्हारा भी थोड़ा फ्रेंडशिप करो, ज़रा लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखो। उस बारे में फोकस नहीं है, मेरा तो है नहीं और तेरा भी ख़त्म कर, है ना। मतलब हम इतने इनोसेंट है शायद कि हम एक दूसरे की फ्यूचर को बिल्कुल अंधेरे में ले जाने के लिए तत्पर है। राइट। तो एक अच्छा सर्कल होना, एक अच्छा सोशल कैपिटल होना भी ज़रूरी है। जब वो होता है तो डिपेंडेंसी कम हो जाती है, आपके इमोशंस ज़्यादा अच्छे रेगुलेट हो पाते हैं, और रिलेशनशिप में थोड़ी सी एक हेल्थ बनी रहती है। अदरवाइज़ हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंस होना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो डू यू गाइज बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, जो मूवीज में दिखाया जाता है, हीरो हीरोइन को देखा प्यार हो गया, ना कि नेचर ऑफ इंडिविजुअल देख के जो प्यार होता है? नहीं, टेक्निकली मैं तो नहीं बिलीव करता, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए है ना, वैसे ही होता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सच में ऐसी कोई चीज़ है। ये थोड़ा सा फिल्मी आइडिया है मेरे ख्याल से। साइकोलॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप माइंड, बॉडी या सोल लेवल पे जुड़ते हैं उस इंसान के साथ। तो आप किसी की शक्ल देखकर कैसे जुड़ सकते हो? वो तो सवाल ही नहीं है। आपको उसका कैरेक्टर नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उसके साथ आपकी अलाइनमेंट कैसी है, उसके साथ आप कैसा महसूस करते हो, कैसी वाइब्स है, कुछ नहीं पता। तो चेहरा देख के तो मुझे नहीं लगता कि लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। फिल्मी आइडिया है बस। मुझे लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता, लव एट फर्स्ट फाइट होता है। क्योंकि जब तक आप उस लेवल पे ही नहीं पहुंचे जहाँ पे थोड़ा प्यार हो गया और पहली लड़ाई हो गई, और पहली लड़ाई रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे ना, तब तक थोड़ा हर चीज नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो लव एट फर्स्ट फाइट करो, बट लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। वो वही वाली चीज है कि वो इनफैचुएशन होती है, वो इंस्टेंट अट्रैक्शन होती है, और वो देखिए हो सकती है। अगर मैं कल को वरुण धवन को देखूंगी, मुझे पसंद आएगा, बट मुझे वरुण धवन से प्यार नहीं हुआ, मुझे वरुण धवन देखने में पसंद आया। तो सिमिलरली आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट वो साइट। कंप्लीटली हार्मोनल मोटिवेशन पर बेस्ड है। Hi Sadhika, you are looking very pretty today though. साधिका, मेरा नाम मेधा है और मेरा सिंपल सा सवाल है कि लड़का कैसे ढूंढे, मतलब क्योंकि मतलब मैंने डेटिंग ऐप्स ट्राई कर ली, इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के हैं नहीं आसपास, पर वो कैसा पता चले कि ही इज़ द वन, कि अब रिलेशनशिप पे जा सकते हैं इसके साथ? लाइक ऐसा कौन सा पॉइंट आता है कि पता चलता है? देखो, पहली बात तो लड़के लड़कियां कहाँ ढूंढे, ये किसी कोई क्रैक नहीं कर सकता आपके लिए। अगर मेरे को तो लगता है कि प्यार बड़ा ना किस्मत का होता है, कि किस्मत में लिखा है तो घर पे बैठे बैठे भी किसी ना किसी तरीके से आपकी बालकनी में कुछ किसी और का गिर जाएगा, कोई घंटी मार देगा, वो लेने आ जाएगा, प्यार मिल जाएगा, राइट। और अगर किस्मत में नहीं लिखा तो हर वीकेंड निकलो बाहर और डिफरेंट डेट्स पे जाओ, और नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा। पर एट द सेम टाइम आई थिंक के कोशिश हमेशा करनी चाहिए। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है,
और ऐसे ही इतने सारे लोगों की जो शादियां हो रही हैं, जो $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है, राइट? वेडिंग बिजनेस इज $1 बिलियन इंडस्ट्री, तो हो तो रही है लोगों की शादियां। बट वो वाला जो पॉइंट है आपका कि कैसे पता चलता है दैट ही इज द वन, आई थिंक कि हम ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं एक इंसान को द वन बुलाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि द वन जैसी कोई चीज़ होती है। मुझे लगता है कि वो द वन के चक्कर में ना जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और हम एक नेगेटिव वे से एक चेकलिस्ट को पूरी करने की कोशिश करते हैं। मेरी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरे को लगता है कि मेरा पार्टनर टॉल होना चाहिए, मेरा पार्टनर एम्बिशियस होना चाहिए, ठीक है, मेरा पार्टनर बिजनेस फैमिली से होना चाहिए, मेरा पार्टनर वेजिटेरियन होना चाहिए और मेरा पार्टनर, मुझे नहीं पता भाई, एपी ढिल्लों के गाने लाइक करना चाहिए, राइट? तो मैं पूरे टाइम उस चेकलिस्ट को चेज करती रहूंगी। जब मेरे को वो पहली 4 चीजें भी मिल गई ना, बट एपी ढिल्लों नहीं मिला, तो मुझे लगेगा कि शिट यार, ही इज नॉट द वन। क्योंकि आपने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया उस लिस्ट पे जो आपने थ्योरेटिकली बनाई थी, बट प्रैक्टिकल लाइफ में शायद वो क्वालिटीज मैटर नहीं करती। प्रैक्टिकल लाइफ में शायद वो पहली 4 क्वालिटीज ही पूरी हो जाएं तो आपको लगता है कि यार क्या बुरा है, क्या हो गया, उसको किसी और टाइप के गाने पसंद है, मुझे किसी और टाइप के गाने पसंद है, वो शायद किसी और टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद करता है और मैं किसी और टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद करती हूँ। सो आई थिंक कि वो वाला प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए दैट ही इज द वन, एज लॉन्ग एज बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। और वो कुछ भी हो सकता है कि कंपैटिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, केयर है, अटेंशन है। आई थिंक वो बेसिक चीज़ें जो अगर पूरी हो रही हैं और उसके बियॉन्ड अगर आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्गर लगता है, बेटर लगता है, अपने बारे में बुरा नहीं फील करते आप, और वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो, कम्युनिकेशन है, पेशेंस है, राइट, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, आई थिंक कि दैट मच इज ऑल्सो इनफ टू एटलीस्ट गिव इट अ शॉट। और मैम चेकलिस्ट होना ज़रूरी ठीक तो होता है ना? मतलब आई थिंक चेकलिस्ट We होना should have ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पता ही नहीं है कि किस टाइप का इंसान चाहिए तो फिर कोई भी आ जाएगा और आपको थोड़ा वो हिला देगा। तो चेकलिस्ट जरूर होनी चाहिए, बट इतनी एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए कि एक भी चीज अगर उस चेकलिस्ट में नहीं होगी तो फिर मैं तो बोलूंगी कि नहीं, सॉरी, हेलो सर, हेलो मैम। मेरा सवाल आप दोनों से है कि जब एक एज क्रॉस होती है, जब 25 प्लस हो जाते हैं तो घर वालों की तरफ से प्रेशर आने लगता है कि शादी करो शादी करो, या तो अरेंज मैरिज हो जाती है या फिर वो पूछ भी लेते हैं कि कोई पसंद है तो बता दो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं होता है तब। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए शादी फिक्स कर रहे हैं तो आपको उनके डिसीजन पे कितना रिलाई करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट लाइफ का फैसले के लिए? ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको उन पर कितना ट्रस्ट है, ये तो उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स की चॉइसेस अच्छी नहीं है, या उनका और मेरा मेंटालिटी मैच नहीं करता, या पेरेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब वाला और हम ऐसे स्टार्टअप वाले लोग हैं, है ना, तो ये थॉट प्रोसेस है तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए है ना, ठीक है। पर अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स बहुत मैच्योर हैं, वो मुझे बहुत अच्छा समझते भी हैं, उनकी और मेरी ट्यूनिंग मैच करती है, तो फिर हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छे फैसले ले सके, है ना। तो फिर उन पर रिलाई करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना चाहिए। तो पेरेंट्स जो होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं होता है, पर फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको आपकी ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति कुछ बता रहा है तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है। पहला, इंटेंशन, कि वो इंसान का इंटेंशन क्या आपकी लाइफ को लेके, क्या वो आपके अच्छे के लिए कुछ बोल रहा है या आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ कर रहा है। मान लो कह रहे हैं कि नहीं ये लड़का अच्छा है, इसके साथ तेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो उनका इंटेंशन आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने का है या आपको फंसाने का है। पहला, कहीं पर भी दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से ओपिनियन लेना है कि नहीं लेना है, अगर ये पता करना हो तो ये 2 चीज़ें चेक करने का है, इंटेंशन और दूसरा अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि क्या वो इतने क्वालिफाइड है कि वो ये फैसला ले सके, क्या उन्होंने खुद रिलेशनशिप वाली चीज़ों को उतना अच्छा संभाला है अपने जीवन में, या फिर वो उस चीज़ में उतने अच्छे रहे हैं, क्या उन्होंने हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाए कभी। अगर ऐसा है तो अगर उन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाया है, इसका मतलब अथॉरिटी है ना। पर अगर आप देखोगे कि यार नहीं, जैसे हर किसी के पेरेंट इस बात पर सलाह देने के लिए क्वालिफाइड है क्या कि आपको करियर में क्या करना चाहिए, वो करियर काउंसलर थोड़ी ना है ना। तो वैसे ही पेरेंट्स हैं, वो अच्छी बात है, इंटेंशन उनका सही हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर पेरेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है ये तय करने के लिए कि तुम्हारे लिए कौन सही होगा। तो ये कौन तय करेगा कि मेरे पेरेंट्स के पास अथॉरिटी है कि नहीं है? मैं नहीं करूँगा, वो आप ही करोगे,
वो आप देखोगे, आपने उनको देखा है कि यार इनने इनकी ज़िंदगी के कितने सही डिसीजन लिए, इनका ट्यूनिंग मेरे साथ कितना अच्छा है, ये इनको कितना पता है कि मुझे क्या चाहिए होता है और क्या नहीं। इनको अगर पता है कि यार मेरी खुशियाँ इन चीज़ों में है, तो फिर ये मेरे लिए एक सही लड़का ढूंढेंगे। अगर इनके और मेरे बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इनकी और मेरी चीज़ें मैच ही नहीं करती, तो वो उनके हिसाब वाला ढूंढेंगे जो शायद आपको ना पसंद आए। तो ये देखना पड़ेगा, अथॉरिटी है तो फिर आपको उन पर रिलाई भी करना चाहिए, उनके सजेशन लेने भी चाहिए। आप भी किसी से प्यार करते हो तो उनको जाके बताना चाहिए कि पापा ये है जिससे मैं बात कर रही हूँ, और कुछ इनपुट्स हो तो दो मेरे को, कुछ बताओ, किस बात का ध्यान रखना है, तो है ना। और अगर वो भी कहीं किसी को देख रहे हैं तो उन्हें आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपनी नॉन नेगोशिएबल चीज़ें कन्वे कर दीजिए कि पापा सब चलेगा, ये 2-3 बातों को बस ख्याल आप रख लेना। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो। उनके साथ रिलेशन आपके अच्छे नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि यार इनके डिसीजन वर्क नहीं करेंगे, तो फिर आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए उस एक्टिविटी में, लड़का ढूंढने वाली में, है ना। वो डिसीजन फाइनल आपका होना चाहिए कि नहीं ये तो चल ही नहीं पाएगा, या फिर ये मुझे जम गया है। ये वैसा, ये सब्जेक्टिव है। ये ऐसा कह देना बहुत गलत हो जाएगा कि पेरेंट्स की मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। नहीं, अथॉरिटी और इंटेंशन दोनों है तो फिर मानना चाहिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि गर्ल्स के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। सर आई नो काफ़ी ऑकवर्ड है ये। मैंने टिंडर प्रीमियम ले रखा है, बम्बल प्रीमियम ले रखा है, कोई मैच नहीं आ रहा मेरे को सर, तो इस पर क्या क्या कहना चाहोगे आप? टिंडर पे 66% बॉयज़ है पहले तो एक लड़की पे 2 लड़के, ये तो है वहाँ पे नंबर्स। आप बैठ जाओ, ये नंबर्स हैं कि लड़कियाँ की संख्या ही कम है, लड़के डबल है वहाँ पर, तो ज़्यादा मारा मारी है लड़कों के लिए। पहले तो ये तो आप स्टेट से समझ ही गए होंगे। दूसरा कि लड़कियों के पास ज़्यादा ऑप्शन है, लड़कों के लिए नहीं है, तो लड़कियों के पास जो ज़्यादा ऑप्शन है ना, वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है, वो हार्मोनल मोटिवेशन वाले ऑप्शंस हैं जो कि ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। और हमारे पास जो कम ऑप्शन है ना, वो कम ही अच्छा है। बट इसमें एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव चीज़ की जा सकती है, वो ये कि हम सभी का फोकस होना चाहिए इस बात पे कि हमने एक हाई वैल्यू पर्सन बनना चाहिए। जैसे मैम ने भी पूछा था उन्होंने कि भाई लड़का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या क्या करें। हाई वैल्यू पर्सन बनिए बस आप एक ऐसे व्यक्ति बनिए जिसको हर कोई चाहता है कि यार ये मुझे मिल जाए, है ना। और वो कैसे होता है, वो सिर्फ हमारी शक्ल से नहीं होगा, वो हमारे स्किल सेट से होता है, वो हमारी चाल डाल से होता है, वो हमारे बातचीत के लहजे से होता है, वो हम कितने जेनरस हैं, हम कितने अच्छे इंसान हैं, हमारा कितना अच्छा कैरेक्टर है, उन सब चीज़ों से होता है। तो कितने आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हैं या सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, आपके अंदर कितनी अच्छी लीडरशिप वाली गुण है, आप लोगों को कैसा महसूस कराते हैं जब आप उनसे बात करते हो। तो जब आप एक हाई वैल्यू पर्सन बनते हैं ना, तो आपको किसी के पीछे नहीं जाना, लोग खुद ही आ जाएंगे आपके पास, वो भागते भागते आ जाएंगे। एक और बहुत ज़रूरी बात है, ऐसे कई मामले देख लिए इन 8 सालों में जहाँ पर इंसान इसलिए रोता रहता है कि वो छोड़कर चली गई या छोड़कर चला गया। तो छोड़कर इसलिए चला गया क्योंकि आप हाई वैल्यू नहीं थे। हाई वैल्यू को कौन छोड़ के जाता है, ठीक है। तो छोड़ के चला गया तो उसको ब्लेम मत करो, उसका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि यार आई हैव टू बी अ हाई वैल्यू पर्सन नाउ, मुझे अभी खुद को ऐसा बनाना है, ठीक है, कि यार लोग मेरे साथ रहना चाहे, मेरे को छोड़ के ना जाना चाहे, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो वहाँ से सीख के आगे बढ़ा जा सकता है, वो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। तो ऐसे फेलियर अच्छे हैं अगर उसको कंस्ट्रक्टिवली ले लिया जाए तो, है ना। तो हाई वैल्यू पर्सन बनिए, तो कोई लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत है, मेरे पास तो बहुत आते हैं। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा सवाल आपसे ये है सर, कि मेरी एक फ्रेंड है, वो रिलेशनशिप में है और उसका जो पार्टनर है उससे बहुत कभी-कभी डिमोटिवेट फ़ील कराता है, गलत-गलत बोलता है और थोड़ी देर बाद ही अपोलोजाइज़ करने लगेगा और वापस से अच्छे से बात करेगा और सारी चीज़ें करने लगेगा। तो वो इस सिचुएशन से कैसे निकले? देखिए, इस दुनिया में अगर 8 बिलियन लोग हैं ना, तो इस दुनिया में 8 बिलियन से ज़्यादा ही फ्लॉज हैं, उससे ज़्यादा ही कमियां हैं, ये तो हमको मानना पड़ेगा। हम में से किसी का भी पार्टनर अच्छा तो नहीं है, बेस्ट तो नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये बात मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि ये दुनिया के अंदर 100 में से शायद 20 कपल ऐसे हैं जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, और 20 कपल ऐसे हैं जो एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हैं, और 60 कपल ऐसे हैं, 60 कपल्स ऐसे हैं जिनको पता है कि हम एक दूसरे के लिए बेस्ट नहीं है, पर अभी जो भी है यही है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ना नेगोशिएशंस करने वाली स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वहाँ रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है।
रिलेशनशिप मैनेजमेंट जब आता है तो वहाँ नेगोशिएशन वाली चीज़ आती है कि यही प्रॉब्लम अगर हमारे बच्चों में है तो हम नेविगेट कर लेंगे, तो हम उनको हैंडल कर लेंगे, बट बॉयफ्रेंड हैंडल नहीं हो रहा। ये 2 वजहों से होता है। पहला कि या तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पाए शुरुआत से ही। क्या होता है कि एक तो नेगोशिएबल प्रायोरिटीज़ होती है, जैसे मैंने कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड को कि यार मैं तुझे जॉब नहीं करने दूंगा, तो उसने कहा कि यार मुझे जॉब करनी तो थी पर क्योंकि मुझे तेरे ही साथ रहना है और तू ये चाहता है तो ठीक है मुझे चल जाएगा, यानी कि वो प्रायोरिटी उसकी जो जॉब करने की थी ना वो नेगोशिएबल थी। और एक होती है नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल यानी किसी ने कह दिया कि नहीं अगर जॉब नहीं है तो फिर मैं रिलेशन में नहीं रह सकता, है ना। अगर आपकी जो भी फ्रेंड है उसकी ये नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी है कि मुझे इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसे इमीडिएट वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस एक प्रॉब्लम की वजह से वो ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से प्यार के साथ नहीं रह पाएंगे। और अगर ये नेगोशिएबल है तो इस चीज़ पर कंप्लेंट करना बंद कर देना चाहिए और इसको कैसे टैकल करना ये सीख लेना चाहिए। हेलो सर, हेलो मैम। आजकल कैजुअल डेटिंग काफ़ी ट्रेंड में है, तो क्या ये सही चीज़ है? आई थिंक सही और गलत कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप भी बहुत सब्जेक्टिव होती है और आजकल की जनरेशन को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, शायद वो ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुराने टाइम पे भी शायद कैजुअली डेट करते थे एक दूसरे को, राइट। बट वो चीज़ तब इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। बट आजकल पॉप कल्चर की वजह से, मूवीज़ की वजह से एक टैग मिल गया है कैजुअल डेटिंग का, तो लोग अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो अब हम देखते हैं कि कितने सारे डेटिंग ऐप्स आ चुके हैं, राइट। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जैसे हम स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं वैसे टिंडर से डेट ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। तो ये देखने में, एक आधी बार करने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपका फेज वैसा है जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर बिल्कुल ऑर्डर, ठीक है, एक क्लिक में हो जाएगा। बट अगर आपको जेन्युइनली किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आना है तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि रिलेशनशिप में कैजुअल नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। और अगर होता है तो फिर वो फिर उसको कैजुअल डेटिंग समझ के ही एक पेज खत्म हुआ, पढ़ लिया पन्ना, फिर उसको पलट दो और फिर अगले पे मूव ऑन कर जाओ। तो फिर कैजुअल डेटिंग से हमें सीरियस रिलेशनशिप वाली चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं चाहिए। तो आई थिंक सही और गलत नहीं है। अगर मेरे को इस टाइम पे अपनी लाइफ में कैजुअल चाहिए तो फिर मैं कैजुअल डेटिंग पे जाऊँगी। बट अगर मेरे को इस टाइम पे अपनी लाइफ में कुछ सीरियस चाहिए तो मेरे लिए बेटर है कि मैं वहाँ से थोड़ा ज़्यादा प्रभावित ना हूँ, कि मैं ऐसे लोअर ना हूँ वहाँ पे कि चल ठीक है यार मेरे सारे दोस्त डेट्स पे जा रहे हैं तो मैं भी जाके देखूँ। वो डेट्स पे जा रहे हैं क्योंकि उनको मन है जाने का, क्योंकि शायद उनको अभी शादी नहीं करनी, उनको एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना। बट अगर आप वो इंसान नहीं हो जिसको आज कहते हैं ना कि एक कौन सी मूवी थी वो, मुन्ना भाई MBBS में गाना था जिसमें वो बोलता है कि और फिर अगले दिन हमारे मोहल्ले में उर्मिला आई। तो फिर अगर वो वाला सीन नहीं चाहिए आपको तो आई बिलीव कि कैजुअल डेटिंग एक टाइम के बाद ना आपको एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इंसान और रिलेशनशिप से आदी करवा देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बार बार करते हो उसकी आदत बन जाती है। तो फिर आप ना 1-2 महीने के आगे शायद अपने पार्टनर को झेल ही नहीं पाओगे। फिर आपको लगेगा कि अब कुछ नया, अब कुछ न्यू। तो आई थिंक वो बाइफिकेशन पहले खुद में पता होनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से, और फिर उसके बाद उस हिसाब से करनी चाहिए। तो कोई बुराई तो नहीं है, बट अपने हिसाब से, स्वाद अनुसार। मेरा इसी पे आप दोनों से एक फॉलोअप सवाल है, और सवाल ये है, तो मुझे आज के कॉन्टेक्स्ट में ये समझना है कि जब आप एक्चुअली डीप लव में हो, दोनों पार्टनर सेम एफर्ट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस केस में हम अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे बचाएं?